हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन को देख रहे हैं, जो 31,000 सॉल्व पेपर है उसमें से हम लोगों ने अभी तक दो चैप्टर को स्टार्ट किया है, यानी कि दो हमारा जो सब्जेक्ट है, एक आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा जो है भारत की राज्य व्यवस्था, उसको हमने स्टार्ट किया है। और उसी क्रम में आज हमारा जो है आधुनिक भारत इतिहास का जो पार्ट 5 है, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो पिछली क्लासेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है। 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है, जिसमें से आधुनिक इतिहास और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे संबंधित लगभग 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक क्या है ना, प्रीलिम्स में सिलेक्शन का एक रोल साबित होगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये पीवाईक्यू है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो 81 नंबर है। मैं आपको बताता चलूं, ये मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये 81वां क्वेश्चन है। और मैं ये टॉपिक वाइज है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि 1000 क्वेश्चन है, तो वैसे इसमें दिया गया है। ये जो मोटी वाली किताब है 31,000 वाली, उसमें तो उसमें जो 81वें नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है पूछा है। तो देखिए, इसमें यहाँ पे राज्य दिया है, इसमें यहाँ पे राज्य दिया है और दूसरा यहाँ पे संस्थापक दिया है। अगर हम बात करें हैदराबाद, इसके संस्थापक चिनकिलिस खां। अवध बुरहान उन मुल्क। और बंगाल मुर्शिद कुली खां। और रुहेलखंड सादत खां। इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन, सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगर हम बात करें, ये जो सादत खान है ना, जो बुरहान मुल्क है, इसी का नाम सादत खान है। सादत खां इसी का नाम है, क्या? सादत खां इसी का नाम है, सादत खां इसी का नाम है। यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है, इसका ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा, यही यानी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो किसने किया था? अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, अली मोहम्मद रूहेला, रूहेला और वीर दाऊद, और वीर दाऊद। अली मोहम्मद रूहेला और वीर दाऊद ने रूहेलखंड की स्थापना किया था। इसके संस्थापक थे, न कि सादत खान, न कि सादत खां। सादत का बुरहान उल मुल्क का ही नाम था, बुरहान उल मुल्क का ही नाम सादत खां था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूहेलखंड। रूहेलखंड, इसके संस्थापक कौन थे? अली मोहम्मद रूहेला और वीर दाऊद, यानी सादत खां इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत आपका ऑप्शन डी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी पूछा है, इसमें से प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें, तो प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून, कब? 23 जून 1757 में प्लासी नामक स्थान पे लड़ा गया था। कहां पे? प्लासी नामक स्थान पे लड़ा गया था। प्लासी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के विरुद्ध कौन था? तो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी था। कौन? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव इसके विरुद्ध था। और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला जो है ये युद्ध हार जाता है। तो इसमें पूछा है कि इसका प्रमुख विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? प्रतिफल, तो पहला ऑप्शन है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। दूसरा, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। तीसरा, तीसरा जो है आपका
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। इसमें ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। अभी भी ये वाणिज्य पे ही निर्भर थे क्या? अभी ये वाणिज्य रूप से प्रमुख हुए थे, स्थिरता आई थी। और क्या है कि और ये प्रशासनिक में अभी नहीं थे, प्रशासनिक में अभी नहीं थे। इस तरीके से हमारा आंसर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। इससे पहले अगर हम इसका व्याख्या देखें तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों के अधिकार में वृद्धि हुई थी। हालांकि सैद्धांतिक रूप से प्लासी के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप ही बना रहा, वाणिज्यिक स्वरूप ही बना रहा इनके प्लासी के युद्ध के बाद। ये एक कूटनीतिक युद्ध था, ये एक कूटनीतिक युद्ध था। इसमें इन्होंने जो सैनिक इनकी शक्ति थी उसको इन्होंने नहीं दिखाया था। 1764 का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, उसमें उन्होंने सैनिक शक्ति दिखाया था। ये तो एक नाम मात्र का युद्ध था, एक नाम मात्र का युद्ध था, जिसमें इन्हें इसने क्या किया था कि जो सिराजुद्दौला का लोग थे उनके लोगों को अपने में मिला दिया था कूटनीतिक के माध्यम से, कूटनीतिक के माध्यम से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 83। प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद, प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो है वो मैदान छोड़कर भाग गया था। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? देखिए इसमें पूछा है कि किस वाहन का प्रयोग किया था। तो इसमें दिया है ऊंट, पहला ऊंट, दूसरा जो है हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा पालकी। ऊंट, घोड़ा, हाथी, पालकी। ऊंट, घोड़ा, पालकी और हाथी, ये इसमें दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये भागा किससे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट इसका आंसर हो जाएगा। ये भागता तो है बट इसका क्या है कि रास्ते में ये भागता है, इसका रास्ते में जो मीर जाफर का बेटा था, मीर जाफर, मीर जाफर का बेटा का पुत्र मीरन, मीर जाफर का पुत्र मीरन। कौन? मीर जाफर का पुत्र कौन था? मीर जाफर का पुत्र कौन था? मीरन था, जिसने मुहम्मद बेग, किसके? मुहम्मद बेग, मुहम्मद बेग से सिराजुद्दौला का कत्ल करवा दिया, सिराजुद्दौला को मरवा दिया, को मरवा दिया। किसने मरवाया था? किसने मरवाया था? तो मीर जाफर का पुत्र जो था मीरन। क्योंकि मीर जाफर जो कि इसके बाद यहाँ का नवाब बनता है, अंग्रेजों का कठपुतली कहा जाता है। कौन? मीर जाफर। इसका पुत्र था मीरन, जिसने मुहम्मद बेग से सिराजुद्दौला को मरवा दिया था, सिराजुद्दौला को मरवा दिया था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 83। अब हम लोग बढ़ते हैं आप आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। उसके पहले आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर अगर आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि 23 जून 1775 को, 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हो गया। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। नवाब के तोफखाने के प्रभु मीर बदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी। फिर 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया था, यानी कि मध्य में ही जो नवाब था वो भाग गया था, पलायन कर गया था युद्ध का मैदान छोड़कर। इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है ना वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा है। अब देखिए सत्य नहीं है, अगर कॉमन सेंस देखिए, इसमें आप कॉमन सेंस लगाना है क्या, इसमें फैक्चुअल चीजें दी है। तो ये युद्ध जो हुआ था ये 1775 में नहीं हुआ था, 1775 में नहीं हुआ था, ये 1757 में हुआ था। ये अंक का आगे पीछे कर दिया है, 5-7 को 7-5 कर दिया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यही गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब जो है वो सही है। यही एक जो आंसर है ऑप्शन ए वही गलत है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाकी अगर इसको हम लोग देखें तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया कि उसने अलीनगर, क्लाइव ने कहा कि उसने अलीनगर की संधि जो थी की शर्तों का पालन नहीं किया है और नवाब का उत्तर मिलने से पहले ही अपनी सेनाओं को लेकर प्लासी के मैदान में पहुंच गया। मतलब उसको उत्तर लेने से पहले, यानी उत्तर देने से पहले ही ये प्लासी के युद्ध में पहुंच गया मैदान में।
जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें 1775 लिखा था। फिर षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसका दाहिना भाग राय दुर्लभ राय और बायां भाग मीर जाफर, बायां भाग मीर जाफर के नेतृत्व में था, जो दोनों अंग्रेजों से मिले हुए थे, जो दोनों अंग्रेजों से मिले हुए थे। नवाब भाग खड़ा हुआ, परंतु राजमहल के निकट उसे पकड़ लिया गया और मुर्शिदाबाद भेज दिया गया, और मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। वहां पर मीर जाफर के लड़के मीरन ने क्या, मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसका मोहम्मद बेग के द्वारा कत्ल करवा दिया। किसके द्वारा? मोहम्मद बेग के द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। किसका? सिराजुद्दौला का। याद रखिएगा, मीरन को भी याद रखिएगा और मोहम्मद बेग को भी याद रखिएगा, मोहम्मद बेग को भी याद रखिएगा। फिर 24 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचा और 5 दिन पश्चात क्लाइव ने वहां पहुंचकर उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। किसको? मीर जाफर को। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था? एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था। प्लासी की लड़ाई को किसने? नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्या भारती, सुब्रमण्या भारती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को अगर हम लोग देखें, इसकी व्याख्या को अगर हम लोग देखें तो बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को, प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा है वैसे आगे भी आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसा कि विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया है। वास्तव में पुनर्जागरण था, इनका कहना था। कौन? जो यदुनाथ सरकार थे, जो यदुनाथ सरकार थे, इनका कहना था कि यहां से अंग्रेजों के जीतने के कारण एक पुनर्जागरण का युग का यहाँ पे शुरुआत हुआ, पुनर्जागरण युग का शुरुआत हुआ। यानी कि एक तरह से ये अंग्रेजों की चाटुकारिता थी, यानी कि एक तरह से ये अंग्रेजों की चाटुकारिता मात्र थी। बाकी इसमें कुछ सच्चाई नहीं था। बाकी अगर आपसे पूछे कि नवीन चंद्र सेन ने क्या कहा था, इसने एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था, एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब अंग्रेज प्लासी में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और प्लासी को लूट रहे हैं। यानी कि जो बंगाल है, बंगाल को लूटने का प्रयास अब प्रारंभ होता है, यहीं से धीरे धीरे 57 से ही स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86। बक्सर की लड़ाई में निम्नलिखित, सॉरी, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? अंग्रेजों के खिलाफ किस भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया पूछा है। किस भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? अब हम अगर बात करें बक्सर के युद्ध का, तो ये युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तो एक तीन संयुक्त सेना थी। कौन था? एक तो बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, दूसरा कौन था? अवध का नवाब, अवध का नवाब, और तीसरा कौन था? तीसरा कौन था? तो तीसरा आपका था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह था। इसमें उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम, मीर कासिम। फिर उसके बाद अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। तीसरा जो था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये इस समय तीन संयुक्त सेना थी, और इनको विरुद्ध कौन था, यानी वर्सेस में कौन था? वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज थे, अंग्रेज। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, किसके? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इनसे युद्ध हुआ था, और ये इन तीनों लोगों को के द्वारा हरा दिया जाता है। यानी कि ये तीनों संयुक्त सेना हार जाती है, और उसके बाद यहाँ पे दो संधि होती है, दो संधि होती है, दो संधि थी। वो संधि कौन कौन सी थी?
तो एक 12 अगस्त को होती है, 12 अगस्त 1765, 1765, और एक 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। अगर हम बात करें 12 अगस्त 1765 की, तो 12 अगस्त 1765 का जो इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि होती है, वो किसके बीच होता है? तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। और जो दूसरा था वो किसके मध्य होता है? जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी वो होता है आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये होता है। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव आ गया था उस समय यहाँ पे गवर्नर बनकर। लॉर्ड क्लाइव फिर से गवर्नर बनकर आ गया था 1765 में, 1765 में। तो ये सारी चीजें रहे, पूछ रहा है कि किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया, यानी बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। मीर कासिम, मोहम्मद शाह और शुजाउद्दौला, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, मीर कासिम, मोहम्मद शाह, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय की बात करता है, याद रखिएगा यहाँ पे द्वितीय, क्योंकि इससे बेहतर और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, यानी कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर इसकी व्याख्या देखें, तो व्याख्या की बात करें तो ही मैंने जो बताया सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के बाद। इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको कि पहले, मतलब कि इसको कालक्रम, सही क्रम का चयन करना है, सही क्रम का चयन करना है कि पहले कौन हुआ था, दोबारा कौन हुआ था, तिबारा, चौथा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, क्लाइव का पुनः भारत अभियान, और इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना, वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना। अब अगर हम बात करें क्लाइव का पुनः आगमन, ये आपको पता है कि 1765 में फिर से गवर्नर बन के आता है, गवर्नर बन के आता है। पहली बार जब ये आया था, पहली बार कब? 1757 से लेकर 1760 के बीच में ये बंगाल का गवर्नर था। ये 1760 के बीच में बंगाल का गवर्नर था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि, दो संधियां होती हैं, दो संधियां, यानी कि 12 और 16, 12 और 16 अगस्त, 12 और 16 अगस्त 1765, 12 और 16 अगस्त 1765। फिर बक्सर का युद्ध, जो इसकी डेट की बात करें तो 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764, 1764। फिर वारेन हेस्टिंग का भारत आगमन, तो ये कब आया था? 1773, और गवर्नर बना 1773 में। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इसकी, तो अब इसको लगाना है हम कि कौन पहले, कौन दोबारा, कौन तिबारा। तो देखिए, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि हुई थी, उस समय कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। अब लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव तो था, ये तो ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव आएगा तभी तो इलाहाबाद की संधि होती है, यानी कि इलाहाबाद की संधि क्लाइव के बाद ही होगा, इलाहाबाद की संधि क्लाइव के बाद ही होगा। और इलाहाबाद की जो संधि होती है वो कब होती है? वो बक्सर के युद्ध के बाद होती है। और बक्सर के युद्ध में मैंने आपको बताया था तब लॉर्ड क्लाइव था नहीं, वो 64 में होता है। तो इसको कॉमन सेंस के द्वारा भी लगाया जा सकता है, अगर कुछ चीजें आपको पता है तो। कुछ चीजें आपको पता है, एक आध ऑप्शन तो हो सकता है, जैसे कि फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो पहले 3 हो जाना चाहिए, यानी कि बक्सर का युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764 को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लाइव आएगा, क्लाइव आएगा यानी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, यानी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना, वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना, ऑप्शन 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है 3 1 2 4, 3 1 2 4 दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, भारत का नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाएंगे। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इन घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए, राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना कहां पे भेजी? बिहार भेजी थी, बिहार भेजी थी। वो कौन था आपको बताना है, कौन था वो आपको बताना है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें दिया है
मेजर कूट, वाटसन, हालवेल और मेजर ड्रैक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर कूट। किसका? मेजर कूट इसका आंसर हो जाएगा। मेजर कूट के नेतृत्व में, मेजर कूट के नेतृत्व में राजा राम नारायण का दमन करने के लिए मीर जाफर और क्लाइव ने सेना भेजी थी। कहां पे? बिहार। कहां पे भेजी थी? बिहार भेजा था। बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण के दमन करने के लिए क्लाइव ने मेजर आयरकूट, मेजर कूट मतलब मेजर आयरकूट है, वो पूरा नहीं लिखा गया, मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। और मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। अगर आपसे पूछे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, तो मीर जाफर को कहा जाता है, मीर जाफर को कहा जाता है। इसी की वजह से सिराजुद्दौला जो था वो हारा था प्लासी के युद्ध में। अगर अगर इसने धोखा नहीं दिया होता तो शायद अंग्रेज यहाँ पे ना होते, शायद अंग्रेज यहाँ पे ना होते, क्योंकि उसी समय इनका बुढ़िया बिस्तर जो था वो बंद गया होता, उसी समय बुढ़िया बिस्तर इनका बंद गया होता। बट ऐसा हुआ नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, आप क्या कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। मीर जाफर, अगर आपसे पूछे कि उस किसको गीदड़ कहा जाता है क्लाइव का, तो मीर जाफर को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 89, 89। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर चुनना है नीचे दिए गए कूट के आधार पर। इसको कालानुक्रम में भी व्यवस्थित करना है, वही पूछा है। पहला पूछा है काल कोठरी की घटना। क्या? काल कोठरी की घटना। दूसरा बक्सर का युद्ध। तीसरा मीर जाफर की मृत्यु। चौथा इलाहाबाद की संधि। चौथा इलाहाबाद की संधि। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बात, कौन सी उसके बाद। अब हम बात कर लेते हैं, पहले आपको काल कोठरी के बारे में बात कर लेते हैं। काल कोठरी की घटना। एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था हालवेल। हालवेल, जिसका नाम था हालवेल। अब ये कहानी मनगढ़ंत कहानी है। कैसी कहानी है? ऐसा कहा जाता है कि ये मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जो ये काल कोठरी ब्लैक होल की घटना बताई जाती है। ये कहता है हालवेल, इसकी मनगढ़ंत कहानी को मैं बता रहा हूं, जो कहता है कि ये कहता है कि दिन था 20 जून 1757। 20 जून 1757 की घटना है। एक रूम था, एक कमरा था, जो कितना था, जिसकी क्या नाम है कि लंबाई जो थी, जिसकी लंबाई 18 फीट थी, 18 फीट लंबाई थी, और 14 फीट, क्या 14 फीट और 8 इंच, शायद 14 फीट 8 इंच जो थी इसकी चौड़ाई थी। इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। ये कमरा था, ये कमरा था कितना? 18 फीट का, 18 फीट का कमरा था, और 14 फीट 8 इंच नहीं, 10 इंच, 10 इंच वो चौड़ाई था इसका। इतना बड़ा कमरा था, और इसमें 146 लोगों को भरा गया था। क्या? 146 लोगों को इसमें कैद कर दिया गया, 146 अंग्रेज को कैद कर दिया गया था। 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया गया था। किसमें? ये 18 फीट और 18 बाई 14 के एक कमरे में इनको यहाँ पे ठूस दिया गया था। ऐसा इसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा? हालवेल के द्वारा। और इसमें से सांस न ले पाने की वजह से, सांस न ले पाने की वजह से, यानी कि दम घुटने के कारण, इसमें से 123, कितना? 123 लोगों को मृत्यु हो जाती है। 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और सिर्फ 23 लोग बचते हैं। सिर्फ 23 लोग बचते हैं। 23 लोग बचते हैं। ये थी हालवेल की घटना, सॉरी, ये थी काल कोठरी की घटना। ये थी काल कोठरी की घटना। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो हालवेल के द्वारा कहा गया था। हालवेल के द्वारा। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी, मनगढ़ंत कहानी थी। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि ऐसी घटना हुई थी। ये कहता है कि सिराजुद्दौला जो थे वो 18 बाई 14 के कमरे में इतने लोगों को ठूस देते हैं, सांस ना लेने की वजह से, मतलब कि दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना थी, इसके बारे में आप लोग बस जानकारी रखिएगा, ये ऐसी थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि काल कोठरी की घटना कब होती है, यानी कि 20 जून 1757। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये होता है 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। मीर जाफर की मृत्यु जो होती है ये फरवरी में होती है, फरवरी 1765 में। फरवरी 1765 में इसकी मृत्यु होती है। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो दो संधियां था, तो हम इसको अगस्त डायरेक्ट लिख लेते हैं। 12 और 16 अगस्त जो हुआ था, अगस्त 1765, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? और काल कोठरी घटना
20 जून 1757। तो ये था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन 1 2 3 4, यानी कि सीधा सीधा आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ इन सारी चीजों को मैंने बता दिया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार उड़ीसा और बंगाल में दीवानी अधिकार मिला था, बिहार उड़ीसा और बंगाल में दीवानी अधिकार मिला था। उस समय कौन यहाँ पे गवर्नर था, कौन था, ये मिला था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में, 1765 यानी कि 12 अगस्त 1765 की बात की जा रही है। उस समय कौन था तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन सा, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। क्या हो जाएगा आंसर इसका, लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी चीजों को मैंने बहुत बार बताया है इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि के बारे में, तो हम लोग इसको देखते नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजों को मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है। ये असत्य पूछा है, असत्य। इसमें 11 उपबंध थे। कितने, इसमें 11 उपबंध थे। पहला ऑप्शन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ था, यानी कि बिहार बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो था वो प्रदान कर दिया था किसको, अंग्रेजों को। किसने किया था, शाह आलम द्वितीय ने। इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया था। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर संपूर्ण जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया था, सुजाउद्दौला को। युद्ध के हर्जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। देखिए, अगर ये आपको पता नहीं होगा, ये आपको इसके बारे में आपको डीप जानकारी नहीं होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक किया है, बहुत छोटा सा मिस्टेक किया है। वो मिस्टेक कौन सा है, बाकी अगर देखें तो 11 उपबंध थे, ये सही है, ये पूरा का पूरा सही है। दूसरा जो है ये भी सही है, तीसरा जो है ये भी सही है। अब बचा चौथे की बात करें तो यहाँ पे जो एक किस्त की बात की गई है ना, एक किस्त की बात की गई है, ऐसा नहीं था। इसको 9 किस्तों में, कितने, 9 किस्तों में चुकाने की बात की गई थी। 9 किस्तों में चुकाने की बात की गई थी। क्या, जो 50 लाख हर्जाना था, जो 50 लाख युद्ध हर्जाने के रूप में अवध को देना था। कितने कितने किस्तों में, तो 9 किस्तों में देने की बात कही गई थी। देख लेते हैं अब इसके हम लोग व्याख्या को, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो है ना वो असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अगर हम व्याख्या को देखें तो बक्सर के युद्ध के पश्चात यानी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने 2 संधियां की, जिसे इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। और वो कब कब होता है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त और 16 अगस्त। जो 12 वाला था वो शाह आलम द्वितीय के साथ, जो 16 अगस्त वाला था वो सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। प्रथम इलाहाबाद संधि जो है 12 अगस्त 1765 को होती है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय व क्लाइव के बीच। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी 16 अगस्त 1765 को होती है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस संधि में कुल 11, पहला ऑप्शन यही था, कुल 11 युक्ति थी, 11 उपबंध किए गए थे। अवध से कड़ा और इलाहाबाद, अवध से जो है ना, अवध के अंतर्गत कड़ा और इलाहाबाद आता था, उससे लेकर इसे मुगल बादशाह को दे दिया गया। इसे किसे दे दिया गया, तो मुगल बादशाह को दे दिया गया। दूसरा जो था, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए। बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। इसके बदले ये 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष किसको देते थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों
उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह से प्राप्त कर लिया था। ये 4 था। जो उपयुक्त 4 उपबंधों के अलावा जो शेष 7 उपबंध थे, क्योंकि 11 उपबंध किए गए थे इलाहाबाद संधि के तहत, पहला और दूसरा मिला के नवाब के साथ किया गया था जो 7 उपबंध थे। लेकिन प्रश्न का चौथा कारण सत्य नहीं है, क्योंकि सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को न देकर 9 किस्तों में देने के लिए तैयार हुआ था। 9 किस्तों में देने के लिए तैयार हुआ था, एक किस्त में न देने की बात हुई थी। इस वजह से जो हमारा चौथा कथन था वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं था, इसलिए वो आंसर हो जाएगा उसका। हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था मुर्शिदाबाद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम, इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, अंग्रेजों से दूर कर दिया था, अंग्रेजों से दूर कर दिया था। इसे शासक, इसे राजा तो नवाब तो अंग्रेजों ने ही बनाया था, बट धीरे धीरे इसको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा था। इसको धीरे धीरे समझ में आ गया कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बंगाल जो है ना वो कंगाल हो जाएगा, बंगाल जो है वो कंगाल हो जाएगा। तो इसलिए उसका विरोध कर देता है और अपनी सबसे पहले इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। 1760 में मीर जाफर को पदच्युत करने के बाद उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इस प्रभाव को कम करने के लिए ही मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 93, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी कौन था? अब देखिए, इनसे जो युद्ध हो रहा था ना, जो झड़प हो रही थी अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, वो 1763 से ही हो रहा था। 1763 से ही हो रहा था। उस समय कौन था आपको बताना है, कौन था उस समय, कौन था? 93 का पूछा है, 93 का। तो मेजर हेक्टर मुनरो वो ब्रिटिश अधिकारी था। 1763 से ही झड़पें शुरू हो गई थी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भाग जाता है और ये पहले जाता है सुजाउद्दौला के पास अवध में वो सुजाउद्दौला से संपर्क करता है और फिर वहां पे वो बंगाल जाता है और मुगल जाता है यानी दिल्ली, और वहां पे मुगल बादशाह शाह आलम से मिलता है और तीनों की संयुक्त सेना से ये लोग क्या नाम है कि इसके खिलाफ 1764 में युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें ये तीनों संयुक्त सेनाएं जो है हार जाती हैं। तीनों संयुक्त सेनाएं हार जाती हैं और दो उसके बाद संधि होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा क्या? मेजर हेक्टर मुनरो। कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। यही 1764 के युद्ध में नेतृत्व करता भी था। इसको मैंने बता दिया, आरंभ होता है, ये सारी चीजों को मैंने बता दिया है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? एक डाकू राज्य था, आपको बताना, एक डाकू राज्य था। किसने कहा है? 1765 से 1772 के बीच में किसने कहा था? तो के एम पडिक्कर ने कहा था। के एम पडिक्कर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो 1765 से लेकर 1772 का ब्रिटिश राज था वो एक डाकू राज्य था। डाकू राज, क्योंकि इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे और प्रशासनिक अधिकार यानी कि जो राज्य की देखरेख करते थे उसका राजस्व अधिकार इनको मिला था, बस बट उसको देखने का अधिकार किसको था? राजा के पास था। और ये मनमाना लूटते थे, जो मन करता था वो करते थे और राजा से समय दर समय ये अधिक से अधिक पैसा वसूल करते थे। ये अपना निजी व्यापार करने लगे थे, घूस लेने लगे थे और पुरस्कार लेने लगे थे। द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था उस समय। यही सारी चीजें हुई थी, यानी कि 1765 से 1772 के बीच में। किसने कहा था? के एम पडिक्कर ने। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया गया था। इसी को लक्ष्य करके इतिहासकार के एम पडिक्कर ने कहा कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। फिर 95 की बात कर ले तो बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्या? राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। कौन से जिलों को वो अंग्रेजों को स्थानांतरित करके क्या किया था? ये बंगाल का नवाबी प्राप्त किया था। आपको बताना है 95 नंबर क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन नंबर। तो ऑप्शन ए है ये बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। दूसरा ढाका, चटगांव और हुगली। तीसरा हुगली, हावड़ा और मिदनापुर। चौथा मुर्शिदाबाद, बालासोर और चंद्रनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा
बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीन जिलों को ये क्या नाम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर यहाँ पे वो बंगाल का नवाब बना था, बंगाल का नवाब बना था। उस समय मीर जाफर को हटा दिया गया था। किसको? मीर जाफर को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़े, बाकी इसको हमने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया किसने किया था? कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन सोर और फिलिप फ्रांसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स ग्रांट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेम्स ग्रांट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया। उसने समस्त भूमि सरकार की बताई तथा जमींदार को केवल संग्रहकर्ता बताया। और जेम्स ग्रांट 1789 से 1858 भारत में सक्रिय ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। सक्रिय ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 97। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था मद्रास के गवर्नर पिगट के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के वाले अभियान दल के नेता के रूप में ये यहाँ पे आया था। अलीवर्दी खां के पश्चात उसका दौहित्रपुर सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेनाओं ने फोर्ट विलियम को घेर लिया तथा 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने समर्पण कर लिया। इसकी सूचना मद्रास रेजिमेंट को दे दी गई और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना को बंगाल पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी गई। अतः रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर अभियान करने के रूप में प्रथम बार सामने आया। वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें वह विजयी रहा। वर्ष 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें वह विजयी रहा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, आने की क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को वक्त दी थी, यानी कि उसको दे दी थी, बताना है इब्राहिम खान ने। सुतानाती, कालीकत एवं गोविंदपुर, चिंसुरा, काशिम बाजार एवं बाड़नगर, चोल, दीव दमन, पुलिकट, सूरत एवं मुसलीपट्टनम। आपको बताना है इसमें से कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के कलकत्ता कहा जाता है। इन तीनों को मिला के कलकत्ता बना था। बंगाल की हुकूमत में शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खां ने फरवरी 1691 में एक फरमान निकाला। उसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले चुंगी कर की जिसके अदायगी से मुक्ति दे दी गई। चुंगी कर जो था उसे मुक्ति दे दी गई 3000 के बदले। अजीमुस्सान 1698 में सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दे दी गई, जिसके बदले उन्हें इन गांव के पहले के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। 1200 रुपए देने पड़े। यह नवीन किलाबंदी बस्ती तब से फोर्ट विलियम कहलाने लगी। तब से ये फोर्ट विलियम कहलाने लगी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 99। बंगाल के किस नवाब मधुमक्खियों से, मतलब अंग्रेजों की तुलना, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? ये इधर आ गया, ये बीच में था यहाँ पे। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी और नाजमुद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने कहा था अपने बेटे यानी कि इसको सिराजुद्दौला को, जो उसका उत्तराधिकारी था, उसे कहा था कि देखो क्या नाम है कि अंग्रेज ऐसे हैं, अगर उनको क्या नाम है कि छेड़ोगे तो वो काट लेंगे और उनकी सहायता करोगे तो वो शहद देंगे। इसकी बात की थी। यानी कि इसने यूरोपियों की तुलना किससे किया था? मधुमक्खियों की छत्ते से किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि मधुमक्खी जो छेड़ने पर काट कर मार डालेगी अन्यथा शहद देगी। जो छेड़ने पर काट के मार डालेगी अन्यथा शहद देगी। यूरोपियों की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों से किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 100। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? फोर्ट विलियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1700 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1700 में अस्तित्व में आया था। कब? 1700 में अस्तित्व में ये आया था। जॉब चारनाक ने अगस्त 1790 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की थी, जिसे ब्रिटिश भारत की भावी
राजधानी की नींव पड़ी। क्या? जिससे ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी थी। बर्दवान जिले के एक जमींदार बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को सन 1696 में अपनी नई कोठी किलेबंद की अनुमति मिल गई। नई कोठी की किलेबंद की अनुमति मिल गई। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इस किलेबंदी प्रतिष्ठान का जो नाम था वो क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया। कब? 1700 में फोर्ट विलियम रखा गया। चार्ल्स आयर जो था इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। प्रथम अध्यक्ष जो था कौन था? चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। वर्ष 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। वर्ष 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। क्या? कलकत्ता। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। कब तक? 1774 से 1911 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था आपको बताना है। 101 के बारे में है। फरवरी 1756, सितंबर 1756 और फरवरी 1757। आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, फरवरी 1757। इसी जो ये संधि थी, इसी संधि को क्या नाम है कि सामने रखकर जो अंग्रेज थे उन्होंने प्लासी में युद्ध किया था। उनका कहना था कि जो नवाब था सिराजुद्दौला ने इस संधि को नहीं माना है, यानी इसका विरोध किया है, मतलब नहीं मान रहे हैं इस संधि को तोड़ दिया है। उसीलिए वो वहां पे इसके जवाब से पहले सिराजुद्दौला के जवाब से पहले वो प्लासी में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। कब किया था ये संधि? तो 1757 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार, विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए तथा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए थे। नवाब ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ क्या नाम है? असंगत है। वारेन हेस्टिंग, जेबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीबी मैकाले। कौन? जीबी मैकाले। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या अगर बात करें तो जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही संभव असंगत है। भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने ही लिखी थी। इस तरीके से हमारा जो है कि ये वाला टॉपिक यानी कि पार्ट 5 वो कंप्लीट होता है। जो अगला पार्ट आएगा हमारा 6, कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां हम लोग देखेंगे अगला पार्ट यानी कि पार्ट 6 में। और बाकी इस तरीके से हमारा जो है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक जो था मुगलों वाला, यानी सॉरी जो बंगाल पे था वो कंप्लीट हो गया, बंगाल में कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको सामान्यतः इसमें लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन है। इसको धीरे धीरे करके ना और बढ़ाएंगे और एक्सप्लेन थोड़ा सा कम करते हुए इसको चीजों को आगे बढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। कम से कम 3 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाए। अगर हम डेली 25-30 क्वेश्चन करेंगे तब तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पे कम से कम 75 से 100 क्वेश्चन अगर डेली होंगे तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। और बाद में हम लोग एक मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है पार्ट इसमें, यानी विविध का जो पार्ट है लगभग 150 से पौने 200 क्वेश्चन है, उसको कवर कर देंगे। तो ये सारी चीजें इसका मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रकार के ज्योग्राफी का और इसी प्रकार से पॉलिटी का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।